नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गो एजुके स्टूडियो में। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेशनल जीके का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं और टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे दोस्तों, कोई भी आप एग्ज़ाम देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठते हैं और उनकी स्थापना को लेकर और कौन कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन जनरली आप एग्ज़ाम के अंदर देखोगे या देखते आए हो। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप देखोगे कि आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और हम देखेंगे कि कौन कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से राज्य में पड़ता है। हम भारत की बात करें, भारत में जो राज्य होते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनमें कौन कौन सा जो रिजर्व्ड राष्ट्रीय उद्यान है या वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ कहाँ पर है, ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये बेहतरीन वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। तो देखेंगे हम भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि भाई आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलो या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलो, ठीक है, ये है उत्तराखंड के अंदर। तो ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि ऐसा अभ्यारण्य या उद्यान या पार्क जिसको राष्ट्रीयता का दर्जा दिया गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और ये 1935 में बनाया गया था और उत्तराखंड के अंदर है। 1935 में ये स्टेबलाइज हुआ था और उत्तराखंड के अंदर है ये। ठीक है, पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो पुराना नाम है, यानी कि इसको पुराने किस नाम से जाना जाता था? तो हेली नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता था। तो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बोलो या राष्ट्रीय पार्क बोलो, 1935 उत्तराखंड में, और पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। तो आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये तो था पहला। अब करेंगे हम राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है हिमिस। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस, जो कि लेह लद्दाख, हिमिस देखो हिम से बना हुआ है। तो लेह लद्दाख में जाओगे तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हिमिस लेह लद्दाख, जो कि 3550 वर्ग किलोमीटर लगभग है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है हिमिस आ जाएगा लेह लद्दाख में। अब आप देखोगे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य पूछेंगे ना, तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो बाघों के लिए है, ठीक है, तो वो है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य वो कौन सा है? नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध भी है जो कि आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये ध्यान रखना है। ये बाघ अभ्यारण्य है भारत का सबसे बड़ा और 3568 वर्ग किलोमीटर जो है ये एरिया कवर करता है, ये आपने ध्यान रखना है। भारत की टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? तो भारत की टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब देखो, टाइगर स्टेट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो कौन से राज्य में? हरियाणा के, तो वो भारत के कौन से राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में। भारत का एक आपने देखा होगा ना मध्य प्रदेश, तो वहाँ पर इस राज्य में सबसे ज़्यादा जो है टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है ना वो मध्य प्रदेश में है। जैसे ही टाइगर आए ना तो आपके मन में जाना चाहिए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में है, इसी में मतलब मध्य प्रदेश में। तो इसीलिए इस स्टेट को, इस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ दोस्तों। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। सलीम अली हमने बहुत बार इसका जिक्र किया है। ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया या पक्षी वैज्ञानिक किसको बोला जाता है? तो ध्यान रखना है वो सलीम अली को बोला जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली को बोला जाता है। ठीक है, पक्षी वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं इसको। अब एक आता क्वेश्चन टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन सा है? तो कैलाश सांखला है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये तो है पक्षी वैज्ञानिक, ध्यान रखना पक्षी वैज्ञानिक है ये भाई। ये क्या है? पक्षी वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक या बर्डमैन ऑफ इंडिया बोल लो आप इसको। ठीक है, भारत के पक्षी वैज्ञानिक भी आ सकते हैं प्रमुख, या बर्डमैन ऑफ इंडिया। तो मेन तो यही आएगा सलीम अली। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला 1973 में
इंदिरा गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थी तो उनके साथ इन्होंने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि हमारे भारत के अंदर जो टाइगर की संख्या थी वो कम हो रही थी, उसको मेंटेन करने के लिए या उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था और इसकी शुरुआत सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से की गई थी। दोस्तों याद रखना है, आपसे कई बार पूछा जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। और 1972 में जो आप देखोगे जो हमारा टाइगर है, ठीक है, बाघ है, उसको हमने क्या बनाया था, बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में अपनाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर का नेतृत्व किया गया था क्योंकि उनकी जो संख्या थी वो कम हो रही थी, इसीलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला गया। किसके द्वारा? कैलाश सांखला के द्वारा। और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य, अब क्षेत्रफल की बात करेंगे तो सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य जो है वो है पेंच। बहुत बार पूछा जाता है ये पेंच महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। और याद रखना है, अगर भूल जाओ कि सबसे छोटा जो है वो पेंच है तो ऐसे याद कर लेना, छोटा सा पेंच जो है वो गुम हो गया है। तो याद रख लेना, भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य जो क्षेत्रफल में वो है पेंच, जो कि महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये भी ध्यान रखना है। वैसे आगे भी आएंगे ये कि भाई कौन सा जो है अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान वो कौन से राज्य में पड़ता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप इतना याद करो कि भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? पेंच है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व, ठीक है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व अभ्यारण्य कौन सा है? वो है नामदफा, ठीक है, नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ये सबसे ऊंचाई पर, विश्व की बात करेंगे तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व जो बनाया गया है, बाघों के लिए जो रिजर्व किया गया है, वो उसका नाम है नामदफा। और नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, नाम सुन के ही इतनी ऊंचाई का नाम सुन के ही लोग दफा हो गए, ऐसे याद कर लेना, इतनी ऊंचाई का नाम सुन के ही लोग दफा हो गए। तो नाम दफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत मैंने बताया था 1973 में, ये यहाँ पर भी आ लिया है। इंदिरा गांधी ने कैलाश सांखला के नेतृत्व में की थी। तो दोस्तों शायद ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा। अगर पूछे जाएंगे कि देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य, इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। तो देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देश में सर्वाधिक 94 वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये आपने ध्यान रखना। रामगंगा नदी कहाँ बहती है? जिम कॉर्बेट पार्क से। अब देखोगे आप, जिम कॉर्बेट पार्क जो कि है उत्तराखंड में, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में तो दोस्तों वहाँ से आप देखोगे क्या गंगा नदी नहीं बहती है? गंगा नदी बहती है वहाँ से। आप उत्तराखंड में देखोगे तो गंगा तो एक प्रमुख नदी है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना, रामगंगा नदी जो बहती है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बहती है, तो ये आपने ध्यान रखना। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ? उत्तराखंड यानी कि हरिद्वार। अरे हरिद्वार उत्तराखंड में तो है ना, तो याद हो गया होगा आपको। एशियाई सिंहों की वासस्थली, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। एशियाई सिंहों की वासस्थली कौन सी है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात के अंदर है, ठीक है। तो एशियाई सिंहों की जो वासस्थली है, यानी कि एशियाई सिंह जहाँ पर रहते हैं वो कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जो है, जो कि गुजरात के अंदर है। तो एशिया का एक सिंह, ऐसे याद कर लेना, एशिया का एक सिंह, ठीक है, इसके अंदर गिर गया और गुजर गया, इसके अंदर गिर गया और गुजर गया। तो आपको ऐसे याद रखना है, एशिया का एक सिंह था यानी कि शेर, ठीक है, वो इसके अंदर गिर गया और गुजर गया। तो आपने ऐसे याद रखना, ठीक है। एक सींग वाला गैंडा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। एक सींग वाला गैंडा जो पाया जाता है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर है? असम में है। और एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है, इसके लिए बहुत फेमस है। याद रखना है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा कि बताओ एक सींग वाला गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो ये ध्यान रखना, काजीरंगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना है काजीरंगा। एक सींग वाला
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसको अगर भूल जाओ, देखो इसमें पीछे वर्ड आता रंगा, रंगा से होगा रंग। और एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाले गेंडे की खासियत है कि उसका रंग है ना बिल्कुल अलग है, ऐसे याद कर लेना, बस मैं रिलेट करवा रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं है। एक सींग वाला गेंडा, तो आपने याद आएगा एक सींग वाले गेंडे का तो कलर भी कुछ और था, कलर से क्या हो जाएगा, कलर यानी कि रंग, रंग से क्या हो जाएगा, काजीरंगा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम के अंदर है। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का जो स्वर्ग है वो राजस्थान के अंदर केवलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो वहाँ पर, या घाना नेशनल पार्क है, केवलादेव, ठीक है, घाना नेशनल पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहाँ पर राजस्थान के अंदर पाया जाता है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग। और यहाँ पर देखोगे इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर साइबेरियन सार्स जो आते हैं वो प्रजनन हेतु प्रवास करने के लिए आते हैं। तो आपने ध्यान रखना, साइबेरियन सार्स प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सार्स आते हैं साइबेरिया कंट्री से, ठीक है, ये ध्यान रखना। दो नदियाँ यहाँ पर बाणगंगा व गंभीरी, बाणगंगा व गंभीरी प्रवाहित होती हैं। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो दो नदियां हैं यहाँ पर, बाणगंगा व गंभीरी, यहाँ पर प्रभावित होती, किसमें प्रवाहित होती, किसमें, इसमें केवलादेव घाना नेशनल पार्क से। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखेंगे हम, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत बार, तो ये ध्यान रखना है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है किबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर में है। किबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है, और ये कौन सी झील में है, लोकटक झील में है, जो कि ये भी मणिपुर में है। तो ठीक है, याद रखना दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ मतलब एक ऐसा राष्ट्रीय पार्क है जो तैर रहा है झील के अंदर, जो झील के अंदर तैर रहा है, लोकटक झील के अंदर है ये। ठीक है, और किबुल लामजाओ नाम का, जो कि मणिपुर के अंदर है दोस्तों, एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इसको ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, देखो खासियत है कि तैर रहा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, और ये ध्यान रखना लोकटक झील में है, किबुल लामजाओ नाम का है। देखो नाम भी अजीब है और काम भी बिल्कुल अजीब कर रहा है कि राष्ट्रीय पार्क होकर तैर रहा है। ठीक है, तो किबुल लामजाओ। आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुए का प्रजनन केंद्र कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुए की एक प्रजाति है दोस्तों, जो कि बहुत फेमस है। तो ओलिव रिडले कछुए का जो प्रजनन केंद्र है वो है भीतरकनिका नेशनल पार्क। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा के अंदर है, भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखना। तो विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन केंद्र जो है वो भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर है, उसके अंदर ये पाया जाता है। ये इसकी क्या क्या विशेषताएं देखो दोस्तों, यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और कछुओं की 4 प्रजातियां यहाँ पर फेमस है जो पाई जाती हैं। ओलिव रिडले कछुआ जो यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है, ओलिव रिडले कछुआ कहाँ पर, भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर पाई जाती हैं। ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सविल कछुआ व लेदर बैक कछुआ यहाँ पर पाया जाता है। कितनी प्रजातियां पाई जाती है, 4 प्रजातियां पाई जाती है। किसके अंदर, भीतरकनिका नेशनल पार्क के अंदर, जो कि किसके अंदर है, उड़ीसा के अंदर है। इसमें यहाँ पर एक तो विशेषता ये कि यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और कछुए की 4 दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो है ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, और हॉक्सविल कछुआ व लेदर बैक कछुआ यहाँ पर पाया जाता है। तो ये 4 प्रजातियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती है। किसमें पाई जाती हैं, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। आगे देखो, विलुप्त संकटग्रस्त पशु पक्षियों और पौधों की जानकारी। अगर मतलब विलुप्त का मतलब है संकटग्रस्त, यानी कि जिन पशु पक्षियों पर अभी संकट आ रहा है या लुप्त होने की कगार पर है, तो उनके लिए देने वाली एक पुस्तक है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। जिसको क्या बोला जाता है, रेड डाटा बुक, बहुत बार पूछा जाता है। रेड डाटा बुक की किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना है संकटग्रस्त या विलुप्त पशु पक्षी और पौधों की जानकारी से संबंधित इसमें डेटा दिया गया है। तो रेड डाटा बुक जो है वो, रेड का मतलब क्या है, रेड का मतलब ये है कि भाई ऐसी चीज़ों के ऊपर, रेड का मतलब है खतरा हो रहा है, मतलब कि वो विलुप्त होने की कगार पे हैं या वो बिल्कुल नष्ट हो गई है। तो ऐसी चाहे वो पशु पक्षी हो चाहे पौधे हों, तो वो जो विलुप्त होने की कगार पर या संकटग्रस्त है, तो ऐसे इनकी जानकारी जो हमें मिलेगी रेड डाटा बुक के अंदर मिलेगी, जो कि 1964 में ये लॉन्च हुई थी। सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने रेड डाटा बुक की कल्पना की थी। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम 1963 में सर पीटर स्कॉट ने
रेड डाटा बुक की क्या की रही थी, कल्पना करी थी कि भाई ऐसे ऐसे कुछ बुक होनी चाहिए। जो भी हम देख रहे हैं कि जो दुर्लभ प्रजातियों के पशु पक्षी या पेड़ पौधे हैं, या वो संकटग्रस्त है, या वो अब नष्ट होने वाले हैं, तो उनको करने के लिए उनका सारा का सारा डेटा जो है हमें एक बुक के अंदर डालना चाहिए, और उस बुक का नाम रख देंगे हम रेड डाटा बुक। ठीक है, 1964 में हुई थी, लेकिन कल्पना करी थी सर पीटर स्कॉट ने 1963 में। अब दोस्तों यहाँ से तो ये तो होगी, हमने जो की है वो एक सिंपल सी जानकारी जुटाई है इस चैप्टर से रिलेटेड, भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य से रिलेटेड कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। अब प्यारे दोस्तों शुरू होता है असली कहानी यहाँ से। ये भी आपने याद रखना, एज इट इज़ क्वेश्चन एज इट इज़ पेपर के अंदर आते हैं, बिल्कुल भी इसको बिल्कुल भी मजाक में नहीं लेना है। अब हम पढ़ेंगे मेन से ऐसे राष्ट्रीय, वैसे तो बात करोगे ना बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और बहुत सारे आप देखोगे वन्यजीव अभयारण्य हैं, तो प्यारे दोस्तों हमें पढ़ने मेन कौन से राज्य में कौन से मेन जो हम राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्यजीव अभयारण्य वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले आता, अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी दोस्तों, देखेंगे केमर वन्यजीव अभयारण्य। केमर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है, हमें ये देखना। तो केमर वन्यजीव अभयारण्य वो है बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर केमर वन्यजीव अभयारण्य, केमर वन्यजीव अभयारण्य वो कहाँ पर है, बिहार के अंदर। देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है मर और यहाँ पर आ रहा है हार। बिहार में आता है हार और यहाँ पर आ रहा है मर। तो देखो जब भी कोई व्यक्ति हार जाता है किसी भी चीज़ में, मान लो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा अच्छे से, बार बार कर करके वो तैयारी, लेकिन उसका नंबर नहीं पड़ रहा बेचारे का, कोई एग्ज़ाम उसका क्लियर नहीं हो रहा, तो वो हार जाता है। और हार जब जाता है ना कोई, उसका मरने का मन करता है, तो ऐसा मन करता है कि भाई मर जाऊं। ठीक है, तो कैमर वन्यजीव अभयारण्य, कैमर में आ गया मर जाऊं। कब, जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसका मरने का मन करता है, तो हार से क्या बन जाएगा, बिहार। आगे देखो गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर जो राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान आ जाए या नल सरोवर अभयारण्य आ जाए, तो दोस्तों वो गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और नल सरोवर अभयारण्य जो है या राष्ट्रीय उद्यान वो किसके अंदर है, गुजरात के अंदर है। किसके अंदर है दोस्तों, गुजरात के अंदर। कैसे याद करेंगे, देखो एक व्यक्ति नल नाम का एक व्यक्ति था, वो सरोवर के अंदर गिर जाता है। देखो ध्यान से सुनो, नल नाम का एक व्यक्ति सरोवर के अंदर गिर जाता है। नल नाम का एक व्यक्ति सरोवर के अंदर गिर जाता है, मर जाता है, यानी कि गुजर जाता है। नल नाम का व्यक्ति सरोवर के अंदर गिर जाता है और वो गुजर जाता है, गिर के मर जाता है, मर गया मतलब गुजर गया। तो नल नाम का व्यक्ति सरोवर में गिर जाता है और गिर के वो गुजर जाता है, यानी कि मर जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, नल नाम का व्यक्ति सरोवर में गिर जाता है, गिर के वो मर जाता है, यानी कि गुजर जाता है। तो गुजर से क्या बन जाएगा, गुजरात। आगे देखो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे पहला था, जिसको हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वो भी उत्तराखंड में है। या आप देखोगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपना हरिद्वार में ही है, वहाँ पर आपने घूम के देखा भी होगा ये। तो प्यारे दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर है। तो आप इसको कैसे याद करोगे, देखो राजाजी उत्तराखंड में जिम लगाते हैं, तो राजा जी उत्तराखंड में क्या लगाते हैं, जिम लगाते हैं। राजा जी उत्तराखंड में जाके, उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड में हरिद्वार है जहाँ पर हम विशेष तौर पर जाते हैं, तो राजा जी उत्तराखंड में जाके जिम लगाते हैं। तो जिम से याद रखना, जिम और राजा जी जो वहाँ आपके कहाँ पर है, उत्तराखंड है। तो ध्यान रखना, राजा जी जिम लगाने के लिए उत्तराखंड जाते हैं या राजा जी उत्तराखंड में जाके जिम लगाते हैं। तो ये दोनों आपने ऐसे याद रखना। आगे देखो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो प्यारे दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आ जाए या चंद्रप्रभा आ जाए, तो आपने ध्यान रखना ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। इसको कैसे याद करेंगे, चंद्रप्रभा बहुत कोशिश करी थी हर पर्सन का उत्तर जानने के, लेकिन उसको किसी भी पर्सन का उत्तर नहीं मिल रहा था। कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा नाम की लड़की क्या कोशिश कर रही थी, बहुत सारे पर्सनों का उत्तर जानने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, उसको किसी भी पर्सन का उत्तर नहीं मिल रहा था। उत्तर से क्या बनाना, हमें उत्तर प्रदेश बनाना दोस्तों। फिर उसने क्या किया, थोड़ा सा दूध पिया, दूध में शक्ति होती है ना, विटामिन होते हैं। तो उसने जैसे ही दूध पिया, तो चंद्रप्रभा नाम की लड़की ने जैसे ही दूध पिया, तो उसे हर पर्सन का क्या मिल गया, उत्तर मिल गया। हर पर्सन का क्या मिल गया दोस्तों, उत्तर मिल गया। तो प्यारे दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चंद्रप्रभा नाम की लड़की ने जैसे ही दूध पिया तो उसको हर पर्सन का उत्तर मिल गया। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम अभी देखेंगे और कौन कौन से हैं, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभयारण्य या वन्यजीव अभयारण्य या भद्रा अभयारण्य।
अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इसके चक्कर में मत पड़ो दोस्तों। केवल आपको नाम याद रखना है कि जैसे बांदीपुर, नागरहोल, सोमेश्वर और भद्रा, इसके चक्कर में मत पड़ो कि राष्ट्रीय उद्यान, किसी के पीछे राष्ट्रीय उद्यान लगा हुआ, किसी के पीछे अभ्यारण्य। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रीयता का दर्जा दे दिया जाता है, तो उनके पीछे राष्ट्रीय उद्यान लगता है, नहीं तो बाकी के पीछे अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य लगता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आपने ये 4 याद करने हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर अभ्यारण्य और भद्रा अभ्यारण्य, ये कर्नाटक के अंदर पड़ते हैं चारों के चारों। कैसे याद करेंगे? देखो, एक सोम नाम का लड़का है, लड़के का क्या नाम है? सोम। जैसे उसमें हमने चंद्रप्रभा को याद किया था ना, चंद्रप्रभा जब दूध पीती है तो उसको सारे उत्तर आते हैं, तो वैसे ही हमने याद करना है कि एक सोम नाम का लड़का है, सोम नाम का लड़का, सोम से क्या बन जाएगा? सोमेश्वर। सोम नाम का लड़का है या बंदा है, सोम नाम का एक बंदा है, बंदा यानी कि लड़का, सोम नाम का एक बंदा है, बंदा से क्या बन जाएगा? बांदीपुर। वो नगर के होल में, नगर के अंदर एक होल बना हुआ है, ठीक है, उसमें भद्रा, भद्रा से बना लो भद्दा, नगर के होल में प्रतिदिन भद्दा नाटक करता है, भद्दा यानी कि बुरा नाटक करता है, ठीक है। तो देखो, दोबारा देखो भाई, सोम नाम का एक लड़का है, बंदा है, सोम नाम का एक बंदा है, वो नगर के बने हुए होल में प्रतिदिन भद्दा नाटक करता, नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक, नाटक से क्या हो जाएगा? कर्नाटक, भद्दा से क्या हो जाएगा? भद्रा, सोम से क्या बन जाएगा? सोमेश्वर, नगर के होल में से क्या बन जाएगा? नागरहोल, और बंदे से क्या बन जाएगा? बांदीपुर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। आगे देखो, ये संख्या पे मत जाओ, 38, 41 ऐसे मत जाओ, बस ये देखो, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के अंदर है, ये मैंने आपको याद करवाया था ना कि भाई पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है, छोटा सा पेंच गुम हो गया, मैंने ऐसे याद करवाया था। पेंच जो है वो पेंच है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको याद ना रहे कि पेंच, ठीक है, पेंच, अब देखो, अगर कोई छोटा सा पेंच गुम हो जाए तो उसको कोई भी ऐसे तो नॉर्मल व्यक्ति ढूंढ लेगा, तो उसको ढूंढने का काम जो करेगा वो महान व्यक्ति, मतलब तेज नज़र वाला महान व्यक्ति कोई छोटे से पेंच को ढूंढ सकता है। तो महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। किबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है, एक तैरता हुआ पार्क है, ये भी हमने पढ़ा था। किबुल लामजाओ नाम का एक जो राष्ट्रीय पार्क है वो मणिपुर के अंदर है और लोकटक झील के अंदर है, और ये याद रखना, ये एक तैरता हुआ पार्क है। किबुल लामजाओ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों, और वो भी मणिपुर के अंदर है, लोकटक झील में है, ये भी ध्यान रखना। आगे जब हम झील की बात करेंगे ना, भारत की झील, तो लोकटक झील जो आती है वो मणिपुर के अंदर आती है, ठीक है। तो किबुल लामजाओ मणिपुर, ठीक है। अब इसको अगर भूल जाओ, किबुल को कबूल से याद करो, कबूल करो कि मणि तुम्हारे पास है, कबूल करो कि मणि तुम्हारे पास है। तो मणि से क्या हो जाएगा? मणिपुर, और कबूल से क्या हो जाएगा? किबुल लामजाओ। आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। आगे देखो, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, मेरे दिल के मध्य में, मेरे बिल्कुल दिल के बीच में कान्हा भगवान रहते हैं। कौन रहते हैं? कान्हा भगवान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में, मेरे दिल के मध्य में, मेरे हृदय के मध्य में कौन रहते हैं? कान्हा निवास करते हैं, कान्हा निवास करते हैं। कान्हा यानी कि श्री कृष्ण भगवान। पंचमढ़ी अभ्यारण्य, अब देखो 0 से लेकर और 10 के बीच में जो बीच में संख्या आती है वो क्या आती है? 5। बीच में यानी कि बीच का मतलब क्या होगा? मध्य। तो 0 से और 10 के मध्य, 0 और 10 के मध्य कौन सी संख्या आती है? 5 आती है। 0 और 10 के मध्य कौन सी संख्या आती है? या 1 से 10 के मध्य कौन सी संख्या आती है भाई? 1 से 10 के मध्य हमारी 5 संख्या आती है, यानी कि पाँच का मतलब पंच। तो पंचमढ़ी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी से आपको 5 याद आएगा, और 5 आता है 1 और 10 के बीच में। बीच का मतलब मध्य, मध्य का मतलब भी तो बीच होता है ना, बीच में। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। उसको खाट के मध्य बांध दो, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा बकवास कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको खाट के मध्य बांध देंगे। खाट के मध्य बिल्कुल उसको बोलने नहीं देंगे, उसके मुंह पे टेप लगा देंगे। खाट के मध्य बांध के, बिल्कुल बीच में बांध के उसके मुंह पर क्या लगा देंगे? टेप लगा देंगे। तो बांधवगढ़ से बांधना आपने याद रखना, बांधना कहाँ पर? खाट पर बांध देना है। खाट पर कैसे बांधोगे? बिल्कुल बीच में, तो बीच यानी कि मध्य में। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर आ जाएगा? मध्य प्रदेश में। आगे देखो, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभ्यारण्य,
कुंभलगढ़ अभ्यारण्य और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य, जिसको हमने देखा था ना कि ये पक्षियों का स्वर्ग है। यहाँ पर साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन सार्स जो हैं प्रजनन हेतु यहाँ पर निवास करते हैं। हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे देखो घाना पक्षी विहार। अब देखो राजस्थान में बहुत सारा क्या है, रेत है। बहुत सारा का मतलब घना रेत है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो घाना पक्षी विहार या घाना राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? वो राजस्थान के अंदर है। तो घाना से बना लेना घना यानी कि बहुत सारा रेत कहाँ पर है? राजस्थान में। रणथंभौर में आ रहा है रण का मतलब क्या आता है भाई? जैसे रण का मतलब वैसे तो युद्ध होता है। युद्ध कहाँ लड़ा जाता है भाई? बहुत सारे, ये देखोगे पहले जो लड़ते थे ऐसे लड़ते थे जहाँ पर मिट्टी में रेत वगैरह ज़्यादा हो। तो आप ऐसे याद कर लेना। वैसे भी सबको पता है रणथंभौर कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो रणथंभौर राजस्थान में। कुंभलगढ़ भी सबको पता है। इस तरह के जो नाम होते हैं कुंभलगढ़, ठीक है, तो इस तरह के जो नाम आते हैं, कुंभल को बना लो संभल, राजस्थान के रेत में संभल के चलो। ठीक है, कुंभल से बना लिया संभल के चलो भाई राजस्थान के रेत में। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। अब केवलादेव, ठीक है, केवल देव ही निवास कर सकते हैं राजस्थान के, केवल देव ही राजस्थान के रेत में चल सकते हैं। दिन में बहुत गर्म होता है ना, आपको पता है, रात को ठंडा हो जाता है। तो केवल देव का मतलब है केवल देवता लोग ही राजस्थान के रेत में दिन में चल सकते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना। ठीक है, आई होप दोस्तों मैं केवल आपको रिलेट करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपके पास और कोई तरीका इनको याद करने का तो वैसे कर सकते हो। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम के अंदर है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा बहुत पूछे जाते हैं। मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है। इनको कैसे याद करेंगे? देखो दोस्तों, असम के जो मानस होते हैं, असम के अंदर जो मानस होते हैं, या असम के अंदर मानस का मतलब क्या आता है? पुरुष। मानस का मतलब आदमी, व्यक्ति। ठीक है, तो असम के अंदर जो मानस होते हैं वो काजीरंगा का मतलब ये लगा लो, काजीरंगा काले रंग के होते हैं। तो असम के जो मानस होते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो असम के जो मानस होते हैं वो काले रंग के होते हैं। काले रंग से काजीरंगा हो जाएगा और मानस से आपको पता मानस हो जाएगा, तो ये आ जाएंगे असम। याद रखना, असम के सारे मानस काले रंग के होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी अभ्यारण्य, ये है हिमाचल प्रदेश में। देखो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पहाड़ हैं। पहाड़ों पे क्या रहेंगे? आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे? जंगली जानवर होंगे। तो हम वहाँ पर जाकर शिकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भाई जिसको शिकार करना हो, जंगली जानवर का करना है, तो वो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में चला जाए। तो आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। और उसके साथ वो और क्या कर सकता है? वो क्या कर सकता है? अगर उसको शिकार ना मिले तो वो वहाँ पर जाकर रोहिला, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को रोज़ हिला सकता है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको याद रखना है कि मैं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में रोज़ जाके उनको पहाड़ों को हिला देता हूँ, रोज़ हिला देता हूँ किसके? हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को। और शिकार कहाँ करना चाहिए? हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये आपको याद हो गया होगा। आगे देखो, आप देखोगे डाम्फा अभ्यारण्य जो कि मिजोरम में है। डाम्फा डफली वाले डफली बजाए, आपने गाना सुना होगा ना, डाम्फा से डफली बना लिया। और डफली बजाओ जोर जोर से क्या आ जाएगा? मिजोरम। तो डाम्फा यानी कि डफली बजाओ जोर जोर से। ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा भी आपने सुना होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियाँ बनाती। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिमी बंगाल में। देखो इसमें से हमने ले लिया सुंदरवन और यहाँ से ले लिया गाल। उस लड़की के गाल बहुत सुंदर हैं। उस लड़की के गाल बहुत सुंदर है। गाल से क्या बन जाएगा? बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और सुंदर से क्या बन जाएगा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। जब भी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आया, सुंदरवन का डेल्टा है, तो पश्चिमी बंगाल में जाना है। ठीक है, इसमें कोई भी वो नहीं सोचना सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बंगाल के अंदर है। आगे आ जाओ, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य या चिल्का अभ्यारण्य जो है उड़ीसा के अंदर है। चिल्का से बना लिया चील उड़ गई। ठीक है, चील क्या कर गई? उड़ गई। चील उड़ गई। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि चील उड़ गई, तो दूसरा कह रहा है कि फिर क्या होगा? उड़ गई तो उड़ गई नहीं यार, फिर वो कह रहा है सिमलीपाल मेरी शिमला मिर्च लेके उड़ गई। तो आपने ऐसे याद करना है, चील उड़ गई, क्या लेके उड़ गई? मेरी शिमला मिर्च लेके उड़ गई। शिमला से सिमलीपाल हो जाएगा। ठीक है, मेरी शिमला मिर्च लेके उड़ गई। ठीक है, नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य।
नंदन कानन, कानन से हो गया कान, ठीक है। और आप देखोगे नंदी, और ये ध्यान रखना नंदी, ये एक आदमी जो बोल रहा है उसके घर में एक नंदी है यानी कि गाय है, उसके कान को भी खा गई। आप देखो ध्यान से सुनना, एक चील थी वो उड़ गई, क्या लेके उड़ गई, एक शिमला मिर्च लेके उड़ गई, शिमला से क्या हो जाएगा शिमली पाल। और हमारे घर में जो नंदी थी उसके कान को भी खाकर उड़ गई, ठीक है। उसके कान, आपको पता है ना ये चील वगैरह कौवे वगैरह क्या होते हैं कि भाई पशु पक्षी, ये जो खासकर भैंसे होते हैं या गाय होते हैं, इनके कानों पे बैठ के उन पे कुछ खाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, चील उड़ गई, ठीक है, क्या लेके, शिमला मिर्च लेके उड़ गई, और नंदन कानन यानी कि मेरी नंदी के कान को भी लेकर उड़ गई या उसको खा गई, ठीक है। देखो किश्तवाड़ और डाचीग्राम या दचीग्राम, ये आपको वैसे याद रखने भाई। किश्तवाड़ जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, और दचीग्राम भी कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। ये दो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद याद करने हैं, ठीक है। तो किश्तवाड़ और दचीग्राम ऐसे याद कर लो, किश्तवाड़ और दचीग्राम जो जंग है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद करने हैं, मुश्किल नहीं है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान आ जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, दचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान आ जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये दो वर्ड याद कर लो, किश्तवाड़ और दचीग्राम आ जाए या डाचीग्राम आ जाए, कोई एक आ जाए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ये पढ़ते हैं। आगे देखो परियार अभ्यारण्य और पराम्बिकुलम अभ्यारण्य, ये है केरल। देखो केरल से बना लिया करेला, केरल से क्या बना लिया मैंने, करेला बना लिया। अब देखो दोस्तों, केरल से मैंने क्या बनाया, करेला। अब परियार से बना लिया मैंने, परियार मैं करेला नहीं खाता, परियार, या तो ऐसे बना लो, परियार मैं गर्मियों में करेला खाता हूँ, ऐसे बना लो, परियार मैं तो गर्मियों में करेला खाता हूँ, परियार मैं तो गर्मियों में करेला खाता हूँ, परियार गर्मियों में मैं तो करेला खाता हूँ। तो वो पूछता भाई क्यों खाता है, पराम्बिकुलम, क्योंकि ये कूलम होता है यानी कि कूल होता है, गर्मियों में खाना, मतलब कि ऐसा माना जाता है कि भाई जो गर्मियों में हम, आपने देखा हो गर्मियों में बहुत बार हम सब्जी बनाते हैं किसकी, करेले की, तो ऐसा माना जाता है ठंडी होती है, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाती है। तो आप ऐसे याद करोगे, पर यार गर्मियों में तो मैं क्या खाता हूँ, करेला खाता हूँ, क्योंकि ये क्या करता है, पैराम्बिकुलम यानी कि कूल रखता है, शरीर को कूल रखता है। तो आप इसको ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। आगे देखो मधुमलाई या मुदुमलई अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, वेदांतगल अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने याद रखना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का बना लिया तू मिल, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाल लिया वर्ड, तू मिल, तू मिल से क्या बन जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। तू मिल किससे मिल, इंदिरा गांधी से मिल, तू मिल किससे मिलना भाई, इंदिरा गांधी से मिल। तो मैं कह रहा हूँ तू मिल किससे, इंदिरा गांधी से मिल, क्योंकि वो मधुमलाई बिल्कुल मधुर मलाई की तरह मीठी बोलती है। ध्यान से सुनो, तू मिल किससे मिलना है, इंदिरा गांधी से, तू मिल इंदिरा गांधी से, क्योंकि वो मधुर मलाई की तरह मीठी बोलती है। तो वो दूसरा दोस्त कहता मेरा, अच्छा तो मधुर मतलब मलाई की तरह मीठा बोलती है, तो ठीक है, मैं उससे एकांत में गल करना चाहता हूँ, मैं उससे एकांत वेदांत एकांत गल करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। अगर वो मधुर मलाई की तरह मीठी बोलती है तो मैं उससे एकांत में गल करना चाहता हूँ, वेदांत गल। तो ये ध्यान रखना है, तू मिल किससे मिल, इंदिरा गांधी से मिल, वो मधुर मलाई की तरह मीठा बोलती है, अच्छा तो मैं उसके साथ एकांत में गल करना चाहता हूँ। तो ये दोस्तों आपने ये तीनों याद करने ऐसे। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, पलामू बेतला अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखो इन तीनों को कैसे याद करेंगे। झाड़, इसको ऐसे याद कर लो, अपनी PhD झाड़ पर टांग दो, झाड़ पर टांग दो, इसको ऐसे याद कर लेना, अपनी PhD की डिग्री झाड़ पर टांग दो, ठीक है। झाड़ होता है ना भाई, तो अपनी PhD की डिग्री झाड़ पर टांग दो। एक कह रहा है कि मैं PhD करा हुआ हूँ, तो मुझसे ऐसे कैसे बकवास कर रहे हो। तो वो कह रहा है कि क्या PhD करा, दुनिया कर रही है, ठीक है, अपनी PhD को झाड़ पे टांग दो, ठीक है, PhD को झाड़ पे टांग दो। अब इससे देखो क्या बन जाएगा, झाड़ से क्या बन जाएगा, झारखंड, क्या बन जाएगा, झारखंड। अब देखो पी से क्या बनेगा, पलामू, पी से क्या बनेगा, पलामू, या पलामू को याद रखना, बेतला भी कहा जाता है, पलामू अभ्यारण्य जो है, पी से तो पलामू हो जाए, एच से क्या हो जाएगा, हजारीबाग, क्या हो जाएगा, हजारीबाग, एच से क्या हो जाएगा, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो पी से क्या हो जाएगा, पलामू, एच से क्या हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा। डी से क्या हो जाएगा आपका, दालमा, डी से दालमा हो जाएगा, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, झारखंड में। तो अपनी PhD झाड़ पर टांग दो, तो ऐसे याद करना। आगे देखो, अब बोहर
अब हो रहा है पंजाब, अबोहर अभ्यारण्य, तो यह है पंजाब के अंदर। अब क्या इसको कैसे याद करना है, अबहर, अबहर, अबहर से क्या बन जाएगा, अबहोर, अबहर से क्या बन जाएगा, अबहोर। अब हर व्यक्ति पंजाब के अंदर नौकरी चाहता है, अब हर व्यक्ति पंजाब के अंदर नौकरी चाहता है, नौकरी चाहता है, तो ऐसे याद कर लेना दोस्तों, नौकरी चाहता है। क्योंकि भाई एक तो पंजाब में जैसे चंडीगढ़ है, सुंदर शहर है देखने के लिए, तो आप कहोगे अब हर व्यक्ति पंजाब के अंदर नौकरी चाहता है, तो अब हर से क्या बन जाएगा, अबोहर, तो ये पंजाब में याद रखना है। भगवान महावीर उद्यान, भगवान महावीर उद्यान गोवा, ठीक है। भगवान महावीर, भगवान महावीर किसको बोला जाता है, हनुमान को, ठीक है। भगवान महावीर, ठीक है, पूरे ऐसे याद कर लेना, भगवान महावीर पूरे गोवा को अपने हाथ में उठा लाए, ठीक है, गोवा का पहाड़ बना के, ठीक है, अपने हाथ पे उठा लाए। भगवान महावीर, जैसे कहते हैं ना महावीर जो नाम जप जाए, ठीक है, तो भगवान महावीर यानी कि हनुमान, ऐसे याद करना है। और वो पूरे गोवा को एक पहाड़ बना के उठा लाए, तो आपको ये ध्यान रखना है। गोवा वैसे भी सबसे छोटा राज्य है, आपको पता होगा, ठीक है। तो भगवान महावीर गोवा को एक क्या बना के ले आए, पहाड़ बना के ले आए। तो प्यारे दोस्तों ये सारे के सारे हो गए हैं, आप फिर से इनको एक बार वीडियो को देख लेना और आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। एक बार देखने से, जिसने फर्स्ट टाइम किए उसको एक बार देखने से नहीं होंगे शायद, वो 2 बार देख लेना, 2 बार देखने से ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और जिनके पहले थे और इनमें से कुछ छूटे हुए, तो दोस्तों यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से, दोस्तों यहाँ से बाहर नहीं आएगा। ये ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए, और इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारे दोस्तों ये चैप्टर ख़त्म होता है, हम अगली वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आपके सामने आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को कहो कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक करो इसको, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, जय हिंद।